तो आ जाओ भाई। आप लोग ना हेडिंग लिख लो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में। क्या क्या बोलते हैं इसको? तो बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ध्यान से सुनना आप लोग। आपको ना हमने इससे पहले लास्ट क्लास में ना फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा था, मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ा था। मौलिक अधिकार जो होता है ना गाइस, इस देश में रहने की एक बेसिक कंडीशन है। जैसे जीवन जीने के दो शर्तें हैं, या तो मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाए और मैं जैसे तैसे अपना गुजारा कर लूं, और अगर मैं बहुत अच्छी लाइफ जी रहा हूं तो मैं हो सकता है कि हर समय बटर चिकन खा रहा हूं या कुछ और खा रहा हूं मैं भी, ठीक है ना। तो जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट है। तो इस देश में अच्छा जीने के लिए पहले तो बेसिक दो 2 वक्त की रोटी ही होती है। अगर आप उससे अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, उससे ज्यादा आपकी कमाई है, तो आप कढ़ाई पनीर खाओ या बटर चिकन खाओ या जो मर्जी खाओ, वो आपका चॉइस है। तो इस देश में भी रहने की एक बेसिक कंडीशन है कि जब आप इस देश में पैदा हो गए हो, इस देश के नागरिक हो गए हो, तो आपको कम से कम मौलिक अधिकार मिलेगा मिलेगा। मतलब आपको कोई बोलने से नहीं रोक सकता है, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन, है ना, जेंडर, ठीक है। आप अपनी संस्कृति को एलिब्रेट कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, ये सारी आपके अधिकार है। अगर कोई आपसे ये छीनता तो उसके लिए आप न्यायालय जा सकते हो, क्योंकि वो आपसे एक तरह से 2 वक्त की रोटी छीन रहा है, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन अब राज्य सरकार एक, और ये जो केंद्र सरकार बनी हुई है ना, मोदी गवर्नमेंट या केजरीवाल या योगी या कोई और राज्य में जो गवर्नमेंट है, इनका काम होता है कि आपको बेटर से बेटर सुविधाएं प्रोवाइड करे, कोशिश करे इस बात की कि आपको सुविधाएं अच्छी से अच्छी मिले। तो दिल्ली वालों ने बड़ी अच्छी कोशिश की और आपको फ्री बिजली मिल गई है, फ्री पानी मिल गया है, सपोज करो 1 मिनट के लिए, है ना। तो फ्री बिजली और पानी दिल्ली की कोशिश की वजह से मिल गया और दिल्ली ये देने में सक्षम है। लेकिन राजस्थान वाले ये जाकर के अपने सरकार पे केस नहीं कर सकते कि यार उनको तो फ्री बिजली मिल रही है, हमें क्यों नहीं मिल रही है ना। क्योंकि यहाँ वालों ने कोशिश करी और उनको अवेलेबल है, लेकिन राजस्थान की सपोज करो इतनी इनकम नहीं है। आपको पता है यहाँ की पर कैपिटा इनकम भी बहुत ज्यादा है, मतलब दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं है। तो इसकी वजह से ये सब हो सकता है, समझ रहे हो आप बात को। तो कोई राज्य दे या ना दे, ये उसके चॉइस का मैटर है, समझ पा रहे हो आप लोग। और अगर किसी को जैसे कि मान के चलो दिल्ली वालों को फ्री बिजली पानी मिल गया, तो एक तरह से ये 2 वक्त की रोटी से ऊपर वाली बात चली गई है कि उनको बटर चिकन भी मिल रहा है, समझ रहे हो। तो अच्छा एक चीज और मान के चलो, मैंने खूब तैयारी के टाइम पे खूब मेहनत की, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन मैं 12-12 घंटे एक बैठक में पढ़ता था, 12-12 घंटे एक एक बैठक में पढ़ता था। अगर मैं सुबह 11 बजे बैठता था तो मैं रात के 11 बजे ही उठता था, ठीक है। पेरेंट्स ने ये बात, अच्छा मैं पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मैंने आपको कई बार बताया है क्लासेस में, ठीक है। तो कई बार अच्छा पेरेंट्स ने ये बात देखी कि हाँ ये लड़का मेहनत कर रहा है, तो जब कोई रिश्तेदार कुछ कहता था ना, मेरे पेरेंट्स ही भिड़ जाते थे कि चलो लड़का कोशिश तो कर रहा है, लगी या लगी नहीं लगी नहीं लगी, लेकिन कोशिश तो भरपूर की। और दूसरी बात, मुझे भी इस बात का रिग्रेट नहीं होता है। रीजन क्या है, कोशिश जोरदार होनी चाहिए। अगर कोशिश जोरदार होगी तो आपको रिग्रेट नहीं होगा, ठीक है, अदरवाइज रिग्रेट चलता रहेगा। तो मौलिक अधिकार जो अपने पीछे पड़े थे वो आपका बेसिक है, आपको इतना मिलेगा ही मिलेगा। अगर नहीं मिलता तो आप न्यायालय जा सकते हो, पुलिस में जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। लेकिन ये जो डीपीएसपी है, ये राज्यों का काम है। क्या काम है राज्यों का? आपको मिड डे मील दे, आपको कुछ और सुविधाएं दे, सारी सुविधाएं दे। तो ये अगर कोई राज्य देने में असफल है, कोई राज्य अगर प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, तो आप उस पर केस नहीं कर सकते। दे तो दे, ना दे तो ना दो, कोशिश तो कर ही रहा है। कोशिश करने वाले को हम फांसी नहीं चढ़ा सकते, ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो बेसिकली किसके लिए होता है? ये राज्य सरकारों के लिए होता है, आम आदमी के लिए नहीं है। राज्य सरकार, ये सरकार बेसिकली कोशिश करेगी कि आपको अच्छी सड़कें मिले, अच्छा हॉस्पिटल मिले। अगर किसी ने क्राइम कर दिया है, चाहे वो क्रिमिनल है या नहीं है, उसको फ्री में लॉ की सुविधाएं मिले, यानी कि इसको फ्री में वकील मिले। समझ, ये बात पता है आप लोगों को कि अगर कोई क्राइम करता तो उससे पूछा जाता है। कसाब ने जब किया था तब उससे भी उसको भी दिया गया था। अब आप खुद सोचो सर, जब हमने वीडियो में देखा कि वो गन चला रहा है, तो वकील देने की क्या जरूरत है, सीधे सजा ही दे देते। लेकिन उनको जो वकील दिया जाता है ना, उससे प्रोसेस आसान होता है। हमारे देश का एक पॉलिसी है
100 गुनाहगार छूट जाएं लेकिन एक बेगुनाह को फांसी नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रोसेस पे चलता है ये देश, ठीक है। एक प्रोसेस और भी है यहाँ पे, एक प्रोसेस ये है कि हमारे देश में जिस वक्त जो कानून है ना, वही कानून किसी व्यक्ति पे एग्जीक्यूट होगा। मान के चलो, जैसे ध्रुव राठी का एग्जांपल ले लेते हैं, वो सरकार के खिलाफ बोलता है, बीजेपी के। मान के चलो उसने खूब खिलाफ बोला और गवर्नमेंट ने उसको पकड़ लिया, किसी कारणवश कोई पॉइंट निकाल के पकड़ लिया जबरदस्ती। आपको तो पता ही है, गवर्नमेंट रेड डालती है ईडी की, जिस जो उसके अगेंस्ट होता है, ऐसा भी सुनने में मिलता है। अब मान के चलो पकड़ लिया और ऐसा कर दिया, एक रूल बना दिया, पकड़ने के बाद उसको पहले पकड़ा, फिर रूल बनाया कि जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगेगा। देशद्रोह समझ रहे हो ना आप लोग? हमारे देश में सबसे बड़ा मुकदमा देशद्रोह का है। मतलब 1 मिनट के लिए मर्डर की सजा पे बंदा छूटने की वो है, उसको फ्रीडम बच जाएगा क्या पता, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने देशद्रोह कर दिया है तो फिर उसके लिए सजा मौत या उससे बढ़ के कुछ हो या उससे थोड़ा सा कम, लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट, यह सब होता है। मतलब हमारे देश में देशद्रोह का कोई इलाज नहीं है, बहुत सख्त सजाएं, उसके लिए सख्त प्रोविजंस हैं। अदर जो क्रिमिनल नॉर्मल होते हैं उनके लिए तो जो है वो है, ये चीज है। तो गवर्नमेंट कभी भी ना अपनी दुश्मनी निकालने के लिए किसी को पहले होल्ड करके फिर क्राइम को ये लॉ को चेंज करके फिर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। जिस समय वो बंदा पकड़ा जाएगा उस समय जो उसका कानून होगा वही लागू होगा, या जिस समय वो क्राइम हुआ। कर्नाटका में एक शायद 9th क्लास की बच्ची ने एक बच्चे को जन्म दिया, अभी न्यूज सुना होगा आप लोगों ने। तो जिन लोगों को पकड़ा, अच्छा उस बच्चे ने उसको 9 महीने होल्ड किया होगा, वो 9 महीने तक स्कूल आती होगी, किसी को दिखाई नहीं, पेरेंट्स को नहीं दिखा। सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है। अच्छा जब पुलिस ने पकड़ना शुरू किया तो अब तो पता है आपको कि पहले आईपीसी लगती थी और अब क्या लगता है, भारतीय न्याय संहिता। ये हमने डिस्कस किया था शायद, है ना। तो क्राइम 9 महीने पहले हो चुका था तो उसमें वो लगाया, समझ पा रहे हो? ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। अब आगे की बात करते हैं हम लोग। तो मैंने आपको बताया कि डीपीएसपी का काम क्या होता है कि राज्य कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सड़कें मिले। इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीजें मिले, भी बताऊंगा मैं आपको क्या क्या राज्य कोशिश करेंगे। तो पहली बात तो हमारे संविधान के भाग 4 में, पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है, ठीक है ना। इसको लिखो आप लोग, इस हेडिंग लिख लो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि डीपीएसपी। संविधान के भाग 4 में संविधान के भाग 4 में है और आर्टिकल, इसको ना शॉर्ट में लिखा करो, ऐसे स्टेटमेंट मत लिखना आप लोग प्लीज, ठीक है ना। स्टेटमेंट मत लिखा करो आप लोग, ऐसे लिख लेना। कहां पे है? भाग 4 में, पार्ट 4 में। आर्टिकल कहां से कहां तक है? आर्टिकल है 36 से लेकर के। नोट्स आपको अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से लिखना है, पैसेज की तरह नहीं लिखना इसको, ठीक है। वहां पे जितना लिखोगे, ग्रेजुएशन वाला सीन नहीं है वहां पे कि जितना लिख के आओगे उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे, ठीक है। अच्छा ये जो डीपीएसपी है इसको हमने लिया कहां से? तो आयरलैंड के आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन कह लो या आयरलैंड का संविधान कह लो, एक ही बात है, ठीक है। तो सोर्स लिख लेना आप लोग, स्रोत क्या इसका, आयरलैंड के संविधान से उसको लिया गया है। अच्छा आयरलैंड ने कहां से लिया है? स्पेन के संविधान से लिया है। यानी ये चल रहा है, आगे से फॉरवर्ड हो रहा है कहीं और से भी, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि जो डीपीएसपी वो भारत ने लिया है, किससे? आयरलैंड से लिया है, ठीक है। और आयरलैंड ने लिया हुआ है स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन। लोग दिल्ली की सड़कों को ना कहते हैं अच्छी नहीं है ना। कभी आओ हमारे बिहार में, ठीक है ना, तो तुम्हें दिखाएंगे। सड़कें और गड्ढों का ऐसा तालमेल है ना वहां पे, थोड़े मोटे गड्ढे नहीं है, इतने बड़े बड़े गड्ढे मिलेंगे आपको सड़कों, ठीक है। आगे बढ़ जाए, हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट की बात करते हैं। अच्छा एक मिनट, एक बात बताओ मुझे, ऐसा भी तो हो सकता है राज्य क्या है कि हम नहीं दे रहे फ्री बिजली, हमारे पास है ही नहीं, जबकि उनके पास है। समझ रहे हो आप लोग? मतलब उनके पास है, वो चाहे तो कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे, ठीक है।
इसको बोलते हैं गाइस, ये जो राज्य फ्री में दे रहे हैं ना, इसको बोलते हैं फ्री बी पॉलिटिक्स। क्या बोलते हैं इसको? फ्री बी पॉलिटिक्स बोलते हैं। मतलब फ्री में बिजली, और हर पार्टी देती है, ऐसा नहीं है कि नहीं देती है, हर पार्टी फ्री बी पॉलिटिक्स देती है। जैसे बीजेपी की बात करें तो जो आपको, जो अदर देन दिल्ली के होंगे, दिल्ली में तो नहीं बनता है, वो कौन सा आयुष्मान कार्ड है ना, हेल्थ कार्ड जो है आपका 5 लाख तक का, आपका क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है। इस पे दिल्ली वालों का नहीं बनता, क्योंकि दिल्ली सरकार ने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया। आपको पता है, जब केंद्र सरकार कोई कानून बनाती है तो राज्य चाहे तो अपने राज्य में लागू करे या ना लागू करे। लेकिन आपको पता है, राज्य केंद्र में किसकी सरकार है? बीजेपी की। और यूपी में किसकी है? बीजेपी की है। तो यहाँ तो मतभेद हो ही नहीं सकता, तुरंत लागू होगा। क्योंकि अगर यूपी गवर्नमेंट ने लागू नहीं किया तो ये कहेंगे ना लोग कि अपनी ही पार्टी के लोग लागू नहीं कर रहे तो हम क्या लागू करें, है ना। तो कोई भी अगर सेम पार्टी का राज्य है तो वहां पर तुरंत लागू हो जाएगा, या उस पार्टी का जो समर्थन करता है। जैसे ये जो नई मोदी गवर्नमेंट बनी है, इसमें नीतीश कुमार ने सपोर्ट किया है, यानी इनका बिहार से भी समझौता है, तेलंगाना के भी उसने सपोर्ट किया है, यानी वहां से भी समझौता है। तो जो जो रूल बीजेपी पास करेगी सेंटर में, वो राज्य जो है एग्जीक्यूट ना करें या करें उनके ऊपर है। तो फिर इतना हंगामा क्यों है? कृषि बिल जो आया था, फार्म बिल, जिसको अभी रद्द कर दिया गया है, उसको राज्य चाहते तो नहीं लागू करते, इतना कलेश क्या था? ठीक है ना, ये चीज। अब आगे की बात करते। अच्छा, तो मैंने ये कहा कि ये जो डीपीएसपी मैंने आपको बताया, राज्य चाहे तो दे चाहे तो ना दे, उनके विवेक के ऊपर निर्भर करता है, उनके डिसीजन की वो देना चाहते हैं कि नहीं। ऐसा भी कोई राज्य होगा जिसके पास, अच्छा मुंबई के पास कम पैसा है, चेन्नई के पास कम पैसा है, ये जो 4 महानगर है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पैसा अच्छा खासा है इनके पास, ठीक है ना। लेकिन वहां फ्री बिजली पानी नहीं है, यहाँ है, ठीक है। हो सकता है उनकी नीयत ना हो देने की। हमारे देश की राजधानी क्या है? दिल्ली है, लेकिन आर्थिक राजधानी मुंबई है। फाइनेंशियल कैपिटल कोई पूछे तो मुंबई है। पैसा वहां पे ज्यादा है, महंगे घर वहां ज्यादा है, जो चीज यहाँ पे 10 रुपए की वो वहां पे 100 रुपए की है ना। जो जाएगा उसको डिफरेंस पता चलेगा। तो एक ना बहुत बड़े राजनीतिक जो हुआ, जिनको राजनीति का ज्ञान था, उनका नाम था केटी शाह। उन्होंने क्या क्या, ये जो डीपीएसपी है एक ऐसा चेक है जिसको बैंक अपने हिसाब से चलाएगा। बैंक कौन है यहाँ पे? सरकार अपने हिसाब से दे चाहे ना दे। तो एग्जाम में ये स्टेटमेंट आ जाएगा, आप लोग लिख लेना। आप ये लिख लो आप लोग। केटी शाह ने कहा है कि डीपीएसपी जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा के अनुसार करेगा। करेगा करेगा, नहीं करेगा नहीं करेगा। ऑल सेट, आगे बढ़ जाए। देखो आपको पता है, एग्जाम में ना स्टेटमेंट पहले पूछी जाती थी और अभी भी पूछी जा सकती है, ऐसी बात नहीं है। आपको पता है, जब गांधी जी की मौत हुई थी ना, ऑब्वियस सी बात है, दुनिया भर के लोगों ने शोक बताया। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी शोक बताया। अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना आप लोगों ने? E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, उसका रूपांतरण हो जाता है ना। तो उन्होंने महात्मा गांधी के रिस्पेक्ट में कहा कि कोई यकीन नहीं करेगा इस बात को कि हाड़ मास का ऐसा व्यक्ति भी इस पृथ्वी पर था जिसने इस देश को आजाद कराने में इतना बड़ा योगदान दिया या आजाद कराया, ठीक है। मतलब अहिंसा के पथ पे चल गए या इस तरीके से। तो ये स्टेटमेंट किसने कहा? आइंस्टाइन ने कहा। किसको कहा? महात्मा गांधी को कहा। लेकिन जब मैं एक दिन ऐसे ही कोई हमारे एक, हर पार्टी के लोग मेरे पास जुड़े हुए हैं, बीजेपी के भी हैं, आम आदमी पार्टी के भी हैं, तो उन्होंने स्टेटमेंट लगाया, उसमें केजरीवाल कह रहे हैं किसके लिए? डॉक्टर BR अम्बेडकर के लिए, कि उनको कहा गया था कि वो है ऐसा व्यक्ति जिन हार्ड मास का, क्योंकि उनकी भी डेथ हुई थी, डॉक्टर BR अम्बेडकर भी,
उस पर ये स्टेटमेंट गलत है। मतलब जो ये स्टेटमेंट मतलब अंबेडकर के लिए नहीं कहा गया था, गांधी जी के लिए कहा गया था, एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। और भी ऐसे स्टेटमेंट आते रहते हैं। आगे की बात कर जाए, देख लिया सबने, अब आ जाओ आगे की बात। अब देखो मैंने बताया ये जो डीपीएसपी है ये कौन से पार्ट में है, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक। अब इसमें 37 की बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही लिख रहे हैं। देखो मैंने अभी बताया कि क्या डीपीएसपी अगर लागू नहीं होता तो क्या कोर्ट केस कर सकते हो आप लोग? अगर मान के चलो दिल्ली में फ्री बिजली मिल रही है, राजस्थान में नहीं मिल रही, तो क्या राजस्थान वाले कोर्ट केस करेंगे? यानी इसको न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता, न्यायालय इसमें कुछ नहीं कर सकता है। तो उनको पता है कि वो कर रहा है तो कर रहा है, नहीं कर रहा नहीं कर रहा, कोशिश कर रहा है ना, जितना मिल रहा है वही बहुत है ना। तो इसके न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, ठीक है। इट कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय द कोर्ट, इतना ही लिखना है। आगे बढ़ जाए, और क्या कह रहा है ध्यान से सुनना। आपको पता है स्त्री हो या पुरुष, है ना, महिला हो या पुरुष, सबको इक्वल सैलरी मिलनी चाहिए, है ना। इक्वल सैलरी मिलनी चाहिए, ये बात किसके हाथ में है? ये किसने डिसाइड किया? राज्यों ने ही डिसाइड किया, डीपीएसपी का है, ठीक है। तो समान काम के लिए समान वेतन, है ना। अगर एक जैसा काम मेल और फीमेल कर रहे हैं तो उनको एक जैसी सैलरी मिलनी चाहिए। अच्छा सैलरी मिनिमम वेजेस समझ लो आप लोग, न्यूनतम वेतन। दिल्ली में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए है। आपको पता है आज से कई साल पहले जब एक स्टूडेंट लगा एमटीएस में, वो लगा ये एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स है ना वहां पे, तो उसकी सैलरी 16,000 रुपए थी। एमटीएस की, एसएससी एमटीएस की सैलरी 16,000 समथिंग रुपए थी। लेकिन दिल्ली में काम करने का अब न्यूनतम वेतन कितना है? 18,000। इसलिए हर कोई दिल्ली आना चाहता है। हरियाणा में न्यूनतम वेतन 6,000 रुपए है। क्यों जाए हरियाणा जब दिल्ली में 18 मिल रहा है? कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे वो चीजें। तो अच्छा ये जो 18,000 ये किसके लिए है? मेरी फैक्ट्री थी, मैं तो उसमें 6,000 ही देता था। ये तो सरकार के लिए है, क्योंकि वैसे ये आम आदमी के लिए भी है। मैं आपको बताऊं फैक्ट्री वालों के लिए भी ये रूल होता है, लेकिन फैक्ट्री वाला कहां से देगा 18,000 जब उसको 6,000 में लेबर मिल जाएगी? वो फैक्ट्री में बाहर से ताला लगा के अंदर काम करेगा 6,000 में। जिसको करना है करो, नहीं करना मत करो, वो वाली बात है। तो समान काम के लिए समान वेतन या न्यूनतम वेतन कौन लागू करता है? आर्टिकल 39 में ये, और इसको राज्य लागू करते हैं, स्टेट लागू करता है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट की बात करते हैं। आ जाओ, मैंने आपको बताया कि अगर किसी व्यक्ति पे कोई मैंने क्राइम कर दिया, मान लो मैंने ही क्राइम कर दिया, किसी को मैंने चाकू लेके समाप्त कर दिया कहानी उसकी, तो चाहे वो रिकॉर्ड ही क्यों ना हो गई हो, लेकिन जज साहब पूछेंगे वकील है कि करना है कि दूं मैं वकील, ठीक है ना। यानी कि फ्री में, क्या फ्री लीगल एड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, फ्री में कानूनी सहायता। और ये कोई भी हो, कोई भी हो, चाहे वो देश का नागरिक हो या ना हो, सबके लिए है, समझ लो। कौन सा अमेंडमेंट में हुआ था ये? 42वां संविधान संशोधन। ये हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन फिलहाल आप लिख लेना, ठीक है। निःशुल्क विधि सहायता, फ्री लीगल एड। चाहे कोई भी हो उसको फ्री में वकील मिलेगा अगर वो अरेस्ट हो जाता है, ठीक है, या कानूनी तरीके से फंस जाता है। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। गाइस राज्यों के अंदर पंचायत कैसा होगा उसके रिगार्डिंग आर्टिकल 40 में ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। किस रिस्पेक्ट में? अगर मान के चलो आप किसी राज्य का फॉर्म भरते हो, जैसे आपने यूपी का फॉर्म भरा या राजस्थान का, जहां से आप बिलोंग करते हो, तो राज्यों में ना राज्य पंचायत के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो याद रखना आप लोग कि आर्टिकल 40 जो है गाइस वो राज्य पंचायत, पंचायती राज सिस्टम से कनेक्टेड है। इसके अलावा गवर्नमेंट गाइस तरह तरह की स्कीम चलाती है, आपने देखा होगा, है ना। जैसे कि विधवाओं के लिए पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगों के लिए सुविधाएं, है ना, या लड़कियों के लिए सुविधाएं। यूपी बिहार गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट ने अनाउंस किया अगर कोई लड़की यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर करेगी तो उसको 1 लाख रुपए मिलेंगे, प्री,
और प्री क्या है पता है आपको? ये जो पढ़ रहे हो ना तुम, यही प्री है। अगर तुमने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो प्री तुम सीसेट का दे सकते हो आराम से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांगों के लिए सुविधाएं, या कोई भी स्कीम जो गवर्नमेंट लॉन्च करती है ना। अच्छा, वृद्धा है सोसाइटी के लिए एक वो है ना, ये तो सोसाइटी की एक समस्या है, ये भी समस्या है, ये भी समस्या है, मतलब ये लोग समस्या नहीं है, ये सोसाइटी की एक परेशानी है। जैसे मान के चलो अगर गवर्नमेंट अच्छा इसमें क्या लिमिटेड चीजें लिखी है, मैं मान के चलता हूं कि लड़कियों के लिए मान के चलो कोई, लड़कियों के लिए कौन सी स्कीम आती है स्कूल में? लाडली। ये किस में आएगा? ठीक है ना, क्या लाडली हर राज्य में होगा? हर राज्य में अलग अलग नाम से होगा, क्योंकि दिल्ली वालों ने इसका नाम क्या दिया है? लाडली। हो सकता है कि यूपी में लाडला हो, ठीक है ना, या कहीं और। वैसे लाडला कहीं है नहीं, सिर्फ लाडली लाडली चल रही है, ठीक है। लेकिन कहीं पे सुकन्या योजना है, कहीं पे है ना, कहीं पे कोई योजना है, कहीं पे छत्तीसगढ़ में महतारी योजना है, अन्नपूर्णा योजना है। इस तरह की योजनाएं सरकार चलाती है जो हमारे सोसाइटी के डाउन टू अर्थ लोग हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं, इनकी सहायता करने के लिए, या जो इकोनॉमिकली फंस चुके हैं, वो चीज। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट की बात करते हैं, आ जाओ आप। सरकारी सहायता कुछ दशाओं में, आर्टिकल 41 ही तो था ना ये तो। हाँ ठीक है, ये हो गया। ठीक है, आगे की बात करते हैं। हाँ, इस तरह की चीजें देखो, सुनो। अगर कोई गर्भवती महिला है, ठीक है, तो उससे कठोर शारीरिक काम। अच्छा, आपको पता है प्रधानमंत्री वो जो काम करने के नहीं आते, जो मनरेगा नरेगा, सुना आप लोगों ने? नरेगा क्या होता है? प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी अधिनियम है ना। 100 दिन का काम देंगे 1 साल के अंदर। किसको देंगे? जो लेबर क्लास के लोग हैं। कहाँ पे देंगे? जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है। मान के चलो गवर्नमेंट का एक पुल बन रहा है, तो आप उसमें जाके जो रजिस्टर कराएगा उसको मिलेगा। लेकिन सपोज करो उसमें कोई ऐसी महिला जो कि प्रेग्नेंट वुमन है, तो उसको बिना जाए भी उसको सैलरी वो देंगे, है ना। प्राइवेट वाले तो नहीं कर सकते। मान लो मैंने फैक्ट्री खोली है, तो मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है करना, मेरे तो लॉस है, ठीक है ना। तो न्याय संगत कार्य की मनोनीत दशा लिख लेना आप लोग, ठीक है। तथा प्रसूति सहायता, प्रसूति मतलब समझ रहे हो आप लोग ना? मेटर्निटी लीव बेसिकली, है ना। मेटर्निटी लीव अच्छी कंपनीज में मिलता है ना। जैसे आप टाटा में काम करो या किसी बड़ी कंपनी में काम करो, तो वहां भी मेटर्निटी लीव मिलता है। और वो जो मैंने बताया आपको कि न्यूनतम वेतन वाला, कि भाई मिनिमम मजदूरी वेतन तो मिलेगा ही मिलेगा, तो वो चीज। इसको ना इन शॉर्ट लिखा हुआ दमन करके, 41, 42, 43। द का मतलब यहाँ पे कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, ठीक है। म का मतलब यहाँ पे मनोचित दशा, ठीक है, मतलब कि रीजनेबल कंडीशन है उसकी वजह से। या फिर तीसरा न का मतलब आपका निर्वाह योग्य मजदूरी। हो गया डन, आगे बढ़ जाए। चलो आ जाओ नेक्स्ट। आर्टिकल 43 छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम सुना आप लोगों ने? क्या चीज होता है ये? आजकल ना एक देश एक चल रहा है कंसेप्ट, एक देश एक चुनाव, एक देश एक राशन कार्ड, एक देश एक आपका मेडिकल कार्ड, और उसी प्रकार से एक देश एक कानून चल रहा है। अब एक देश एक कानून का क्या हिसाब किताब है, ध्यान से सुनना आप। आपको पता है यहाँ पे हिंदूज रहते हैं, मुस्लिम्स रहते हैं, ठीक है ना, सिख और क्रिश्चियंस रहते हैं। मेनली हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, ठीक है ना।
तो हिंदू के लिए हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम के लिए अपना एक्ट है। तो ये जो अलग अलग प्रोविजंस है ना, इसको हटा करके एक ही कानून सबके लिए लाया जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब इसको लेकर ना मिथ बहुत है लोगों में कि अगर एक जैसा कानून होगा या यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको यूसीसी भी बोलते हैं। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई सबको हिंदूज की तरह ही शादी करनी पड़ेगी। इसका शादी से कोई लेना देना नहीं है, शादी तो जैसे मर्जी करो, लेकिन शादी के लिए जो तुम रजिस्ट्रेशन कराने का जो प्रोसेस है, तुम सरकारी दफ्तर में जाओगे तो वहां पे जो प्रोसेस होगा वो दोनों के लिए सेम होगा। डाइवोर्स का प्रोसेस दोनों के लिए सेम होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, उसको एक करना है, ठीक है। तो लिख लो आप लोग समान। अच्छा, ये अभी तक हमारे देश में एग्जीक्यूटेड नहीं है, ठीक है ना, लेकिन इसको जब संविधान बनाया गया था तभी लिख दिया गया था कि ऐसा करेंगे हम लोग, लेकिन ये जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा ऐसा सुनने में आ रहा है, खबरें आ रही हैं। हाँ, यूनिफॉर्म सिविल का कोड उत्तराखंड ने लागू किया हुआ है, गोवा ने भी लागू किया हुआ है। गोवा जो है ना पहला राज्य इसमें लागू है। अच्छा, आपको पता है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड हर चीज के लिए नहीं है, प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर ज्यादा है। मतलब कि अगर पिता की प्रॉपर्टी का बंटवारा बच्चों में होगा कि नहीं होगा, ये चीज है। अच्छा, आपको पता है हिंदूज में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लड़कियों को भी हिस्सा मिलेगा। ये बात पता होगा ना, लड़कियों को तो पता होगी ये बात, है ना। ठीक है, लड़कियों को हिस्सा मिलेगा, लेकिन मुस्लिम्स में क्या प्रोविजन है मुझे नहीं पता, और कोई अमेंडमेंट हुआ भी है कि नहीं पता। यानी मुस्लिम्स में मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो अपने हिसाब से वो जान रहे होंगे, या उनके कानून में जो होगा वो जान रहे होंगे ना, जो भी उनका कानून होगा उस हिसाब से। तो इसी कारण से ना इन सब चीजों को खत्म करके जो अलग अलग है, इसका शादी ब्याह से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बेसिकली ये इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर के कुछ नियम कानून है। विवाह और तलाक की शर्तें एक रहेंगी, लेकिन विवाह करने की रीतियां अलग अलग होंगी। आगे बढ़ जाए, चलिए। आर्टिकल 44 भी हो गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना आप लोग। एक तो 44 इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक मैंने 40 भी बताया था, कौन सा वाला, पंचायत का, यस। और एक मैंने फ्री लीगल एड का कौन सा बताया था, 39 बताया था, है ना। ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। आगे आ जाओ अब, नेक्स्ट। ये देखो आ गया, भारत का एकमात्र राज्य क्या है, गोवा है, जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से ही लागू है। जो पुर्तगीज ने लागू किया, गोवा तो बाद में आजाद हुआ ना। गोवा कब आजाद हुआ है, देश कब आजाद हुआ है, गोवा कब आजाद हुआ है, 1961 में, ठीक है ना, थोड़ा लेट आजाद हुआ है। तो जो पुर्तगाली रहते थे वहां पे, वो ऑलरेडी इसको लागू करके गए थे, उसी को उन्होंने फॉलो किया, ठीक है। तो ये लिख लेना आप लोग, ये वाला रहने देना, इसका कोई। और वैसे भी ये जो आप कानून में जो अपराध करते हैं ना, उनको दंड संहिता नहीं कहता, तो भारतीय न्याय संहिता कहते हैं इसको। और चुनाव के लिए जो होता है उसके लिए आचार संहिता कहते हैं। आचार संहिता पता है आपको क्या होता है, जैसा चुनाव होना है तो आपको पता है कि चुनाव का जब होता है उसके 48 घंटे पहले चुनाव का प्रचार नहीं कर सकते आप, और बाकी सारी चीजें। तो जो गाइडलाइन पार्टियों के लिए लागू होता है ना, वो चुनाव आयोग करता है, उसी को कहते हैं आचार संहिता। हो गया डन, लिख लो कोई इशू नहीं है। अब क्या रह गया, अच्छा आर्टिकल देखो, हमें 36 से लेके 51 तक पढ़ना है गाइस, लेकिन सारे के सारे नहीं पढ़ने, जो इंपॉर्टेंट है वही बताया है। आर्टिकल 45, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है, और 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना भी सरकार की
जिम्मेदारी है, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चों को लेकर ना ये संविधान बड़ा ही कॉन्शियस है। क्यों कॉन्शियस है? इससे पहले भी किसी के आर्टिकल में हमने बच्चों के रिगार्डिंग कुछ पढ़ा था क्या? आर्टिकल 20 नहीं, एजुकेशन से लेकर के 24 में बाल श्रम के रिगार्डिंग है। आर्टिकल 21A पढ़ा था हमने शायद, 6 वर्ष के 14 वर्ष के बच्चों को एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, ठीक है। और अभी हमने आर्टिकल कौन सा पढ़ा, ये वाला 46 45 पढ़ा, ठीक है। और एक हमने पढ़ा आर्टिकल, अभी हम पढ़ेंगे 51A। अब ध्यान से सुनना, ये तीनों को जरा गौर से देखो। ये जो आर्टिकल 51 पढ़ेंगे, ये 51 हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। और ये जो हम 45 में पढ़ रहे हैं, ये हमारा क्या है, डीपीएसपी है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और ये जो हमने पढ़ा, ये फंडामेंटल। तो बच्चों को हमने अधिकार में भी रखा है, राज्यों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा कर्तव्य भी है। माँ बाप का कर्तव्य है कि वो 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजें। राज्य का कर्तव्य है कि उनको बुलाए, चाहे वो मिड डे मील के लालच में बुलाए, चाहे जैसे मर्जी बुलाए, है ना। और फंडामेंटल राइट भी है, अगर कोई जाने से रोकता है तो न्यायालय भी जा सकते हैं। तो ये एक ऐसा कानून है जो तीनों जगह अवेलेबल है, तीनों को दे रखा है ताकि खराब ना हो मैटर। तीनों, कहीं एक से खराब है तो दूसरा सुधार ले उसको, ये चीज है। आगे बढ़ जाए, किसी एक से खराब और दूसरा सुधार ले। एक मिनट ध्यान से सुना आप लोग। मान के चलो किसी माँ बाप की कंडीशन बिल्कुल नहीं है स्कूल भेजने की, तो आपको पता कि जो एमसीडी का स्कूल है उसमें फीस नहीं है ना। जो फीस आपसे ली जाती थी ना स्कूल में 50-60 रुपए, वो फीस नहीं थी, वो आपकी, वो तो मेंटेनेंस चार्ज था बस। जो ऐसे स्कूल में टूट गई तो लगा लिया। या होता है ना कि एक गुरु दक्षिणा टाइप में, मान के चलो मुझे किसी को पढ़ाना है और वो बेहद ज्यादा गरीब है, तो भी मैं उसको फ्री में नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि फ्री एजुकेशन की वैल्यू कम हो जाएगी, है ना। अगर मैं इसको फ्री कर दूंगा तो हो सकता है इज्जत कम मिले। इससे ज्यादा जितनी महंगी होंगी उतना ज्यादा, बताया तो था, दूल्हा जितना ज्यादा कॉस्टली होगा उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होती है, बताया था क्या मैंने? नहीं। तो ध्यान रखना इस तीनों को। देखो माँ बाप अगर मान के चलो नहीं बोल, देखो माँ बाप की ड्यूटी है कि उसको भेजे बच्चे को, लेकिन अगर माँ बाप नहीं भेज पा रहे तो कम से कम राज्य ही उनको दे दे कि भाई भेज दो, खर्चा कुछ नहीं आएगा, खर्चा हम देंगे। तो फ्री में बैग्स और ये सब चीजें, बुक्स और पेन वगैरह, और इसके अलावा जो भी हमें स्कॉलरशिप मिलती है बच्चों को वो, प्लस में मिड डे मील में तो गया था अभी स्कूल में 4 दिन पहले, पिछले लास्ट वीक में गया था ये एमसीडी वाले स्कूल में, तो पूरा मेन्यू लिखा हुआ था, राजमा चावल, छोले चावल, पूड़ी खीर, है ना। मैंने कहा यार ये तो सही लग रहा है मुझे, टीम तो बढ़िया। अच्छा 9:30 बजे बच्चे लंच कर रहे हैं, मैं 9:30 बजे बजा, बच्चे लंच कर रहे हैं, लंच सुबह खा के आए होंगे और 1 घंटे बाद फिर खा रहे हैं, ठीक है। बहुत चंटे बच्चे थे। तो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को इंपॉर्टेंट है, ये वाला याद रखना आपको। देखो यहाँ पे बात लिख भी दी है कि शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया। और कहां पर रख दिया? आर्टिकल 21A में। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? 86 अमेंडमेंट 2002 में इसको किया गया, उससे पहले नहीं था। आगे बढ़ जाए। देखो जीके को ना कई लोग लाइटली लेते हैं, जिस सब्जेक्ट को आप लाइटली लोगे ना वही सब्जेक्ट, मैंने कहा ना, आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। और मैंने कहा ना, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं और जिन किताबों से आप पढ़ोगे, वही किताब ऑल इंडिया रैंक 1 लाने वाला भी बंदा पढ़ रहा है, ठीक है ना। लेकिन उसका काम यह है कि वो चारों सब्जेक्ट को बैलेंस करके चल रहा है, ठीक है। और अगर आप किसी सब्जेक्ट को इग्नोर करो, मान लो आपको जीएस पसंद नहीं है, मैंने तो डे 1 से कह रहा हूँ कि जो नहीं पसंद है उसी की बात आपको ज्यादा करनी है, उसी को ज्यादा पढ़ना है। और आज के डेट में तो जीके का एग्जाम हर एक उसमें है। जैसे अभी आप रेलवे का एग्जाम दोगे, आरपीएफ ऐसा ही है कुछ भी, तो जीके की वेटेज ज्यादा है। एसएससी में भी, सीजीएल में भी, मेंस में भी जीके है, प्री में भी जीके है। इस तरह के आपको बैलेंस करके पढ़ना, चीजों को इग्नोर नहीं करना है। आज अब नेक्स्ट की बात कर देंगे। आर्टिकल 46 है भाई, एससी एसटी और ओबीसी के लिए विशेष आरक्षण ये राज्य का काम है दे। लेकिन कल एक जजमेंट आया, पता आप लोगों को ये बात?
सुप्रीम कोर्ट का ना कल एक जजमेंट आया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट, आपको पता है ओबीसी में क्रीमी लेयर होता है, कोई है ओबीसी? अगर इनकम 10 लाख से ऊपर है तो आप क्रीमी लेयर में आओगे, है ना, तो फिर आपको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। और ऐसा ही अब एससी कैटेगरी में भी होने जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऑर्डर दे दिया है। और हाँ क्रीमी लेयर होगा, क्योंकि कई सारे तो एससी के ऐसे लोग हैं जिनके खानदान में पिछले 4 जनरेशन से आईएएस बन रहे हैं। जैसे वो पूजा खेड़कर वाला केस, उसके माँ बाप भी आईएएस, वो भी आईएएस वाला की वो अब हट चुकी है, ठीक है ना, पिछले 4 जनरेशन से आईएएस बन रहा है। और कोई ऐसा भी एससी का बंदा है जिसको आज तक कभी कुछ मिला ही नहीं, ठीक है ना। इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसा, एक्चुअली ना एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में 2012 का, तो उसका जजमेंट अब आया है, और वो कर्नाटका का केस था। कर्नाटक सरकार चाहती थी कि एससी कम्युनिटी में जो है ना क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर का, अच्छा एक चीज और, क्रीमी नॉन क्रीमी का कंसेप्ट ना तभी पॉसिबल है जब आपकी इनकम बैंक अकाउंट में दिखे, है ना। मान के चलो मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, मुझे बच्चे फीस कैश में देते हैं, तो मैं लाखों रुपए कमा लूं, वो दिखेगा तो है ही नहीं, तो मैं चाहे उसमें, मैं फिर गवर्नमेंट के उसमें नहीं हूँ फिर मैं। लेकिन ये मान के चलो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाती है, इनकी सैलरी मान के चलो अगर 1 लाख रुपए है तो 12 लाख हो गई, और गवर्नमेंट ही दे रही है, और गवर्नमेंट से छुपा नहीं सकती क्योंकि देने वाला कौन है, फंस जाएंगे। लेकिन मैं तो छुपा सकता हूँ। इस देश में ना हर कोई कमाता है अच्छा खासा पैसा, इस बात नहीं, इस देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है। आप अमेरिका में जाओगे ना आप लोग, या ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी जाओगे, वहां के लोग अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचते। जैसे हमारे माँ बाप ने जोड़ जोड़ के प्लॉट बना दिया कि चलो बच्चे रहेंगे, बच्चे ये करेंगे, हमारा क्या, हम तो चले जाएंगे, ठीक है ना, वृद्धाश्रम अनाथ आश्रम जो भी है, इस तरह के डायलॉग्स तो मिलते ही होंगे टॉर्चर वाले, ठीक है ना। लेकिन अमेरिका में नहीं है, वहां वो नहीं, वो अपना मूवमेंट एंजॉय करते हैं। बच्चा गया तेल लेने, वो अपना देखेगा, हम अपना देखेंगे। लेकिन इसलिए यहाँ की इकोनॉमी ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी है, ये कारण है। यहाँ पे हर किसी के बैंक अकाउंट में पैसे मिल जाएंगे थोड़े बहुत, ये चीजें। आगे की बात करते हैं, आर्टिकल 46 एसटी ओबीसी। और अच्छा ये भी बात पता है कि जब एससी एसटी का, ये हमने पीछे पढ़ा है, ये आगे पढ़ेंगे भी, एससी एसटी का आरक्षण वैसे भी परमानेंट नहीं है, ये 10-10 साल के लिए एक्सटेंड होता है, और अभी फिलहाल 2030 तक के लिए एक्सटेंड हो गया। वो बात दूसरी है कि वो अगले 10 साल के लिए फिर एक्सटेंड हो जाएगा, क्योंकि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, किसी के बस की नहीं है कि वो हटा दे या उस पर डिस्कस भी करे, क्योंकि वो वोट बैंक की तरफ भी काम करता है, ये चीज है। स्पेशल, ये तो हो गया हमारा। अच्छा, सरकार पेशा युक्त आहार उपलब्ध कराएगी, पेशा युक्त आहार, पोषक पोषक युक्त, पोषक होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, पेशा युक्त नहीं, पोषक तत्व। करवा तो रही है, राशन में हमें नहीं मिल रहा था चावल, चीनी, गेहूं, तेल, लॉकडाउन में तो तेल हल्दी भी मिल रहा था शायद, ठीक है ना। शराब पे प्रतिबंध गाइस, आपको पता है बिहार में दारू बैन है। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और मेरी शादी गांव से हुई, और शादी हुई यूपी में। तो बारात कहाँ से जानी थी, बिहार से यूपी। हालांकि मेरा और यूपी में बस 15 मिनट का रास्ता होगा, 15 मिनट कार चलेगी तो हम यूपी में पहुंच जाएंगे, इतना है। बलिया में मेरी शादी हुई है। तो जैसे ही मेरी गाड़ी यूपी पहुंची, ड्राइवर दूल्हे को छोड़ के सब चले गए, कहाँ, ठेके पे। उनके अंदर सब सेंसर लगा होगा, उनको पता चलेगा कि इस रास्ते में ठेका यही है, ठीक है ना, वो चीज है। अच्छा ऐसा है ना, जैसे बिहार में आप हो तो आप ला नहीं सकते, पी के तो आ सकते हो, निकाल थोड़ी लेगा पेट में हाथ डाल के, तो वही चीज है, वो वही करने गए थे। तो सर, अच्छा गुजरात में तो कब से ही बैन है, गुजरात में तो कब से ही बैन है। आपको पता बिहार में ना जब से शराब बैन हुई है तब से ना लोगों के मरने की वो जो रेशियो वो भी बढ़ा है, क्योंकि लोग बना रहे हैं नकली शराब और ये सब। लेकिन इसका ना अभी फायदा नहीं दिख रहा, लेकिन 10-20 साल फायदा इसका दिखेगा, 10-20 साल बाद। जो गुजरात में 1970s के आसपास बैन हुआ था, अब वो क्लीन नजर आता है वो चीज। 48 की बात करते हैं, कृषि और पशुपालन में वृद्धि तथा दुधारू पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध। ये जो आपको दिख रहा है गाइस, ये जो है ये गांधीवाद को बताता है, ये जो बताता है ना, ये गांधीवाद। गांधी जी क्या चाहते हैं भाई, वैसे तो ये सारी चीजें गांधीवाद को बता रही हैं। गांधी जी चाहते थे कि एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन हो, ये चाहते थे, ठीक है ना। वो बात दूसरी कि वो अंबेडकर से भिड़ गए थे, पूना पैक्ट का नाम सुना आप लोगों ने, उसके रिगार्डिंग। और वो चाहते थे कि नशीली दवाइयों और शराब पे प्रतिबंध लगे, ठीक है। वो चाहते थे कि कृषि और पशुपालन को बढ़ावा मिले, और जितने भी ऐसे जानवर जो दूध देते हैं, जो यूज के हैं, उनको ना मारा जाए, उनकी स्लथरिंग ना की जाए।
आगे चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया ना, लिखे ना तुमने? आर्टिकल 48, पर्यावरण, वन और वन्य जीव की रक्षा करना भारत सरकार का कर्तव्य है। और ये कब किया हमने? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। हो गया डन। अच्छा, राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना। अच्छा एक बात बताओ, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक को हम क्या बोल रहे हैं? डीपीएसपी। और ये जो डीपीएसपी है ये किसके लिए है? ये तो सरकार के लिए है। अभी हम 51A भी पढ़ेंगे गाइज, उसको बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी। और ये किसके लिए है? ये लोगों के लिए, पीपल्स के लिए, कि आपकी ड्यूटी क्या है वो हम पढ़ेंगे। तो ये जो स्मारकों की रक्षा है ना, वो यहां भी मिलेगा आपको, लेकिन वो हमारे हमारे कंटेक्ट से है, और यहाँ जो मिल रहा है वो सरकार के है। आप जब जाते हो तो वहां पे जो सिक्योरिटी वाला बैठा है वो सरकार ने बिठा रखा है ना, ये सारी चीजें। और जब इसमें पढ़ेंगे तो वो हमारी जिम्मेदारी है ना, कि किसी भी मॉन्यूमेंट पे हम जाए तो हम अपना नाम या किसी भी महिला मित्र का नाम ना लिखें, ठीक है, ताकि वो गंदा ना हो जाए। नेशनल हीरोज की रिस्पेक्ट करें, है ना, ये हमारी ड्यूटी। आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। हो गया, आगे बढ़ जाए। राष्ट्रीय स्मारक हो गया, अब आ गया जो नेक्स्ट आर्टिकल 50, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करना। व्हाट इज कार्यपालिका? ये जो सरकारें काम कर रही है ना, उसको कार्यपालिका कहते हैं, जैसे मोदी गवर्नमेंट या कोई स्टेट गवर्नमेंट। और जो जुडिशरी काम कर रही है पैरेलल में, वो उसको कहते हैं न्यायपालिका, यानी कि जुडिशरी। ये एक दूसरे के काम में कभी भी पैर नहीं अड़ा से। हाँ, अगर कभी जुडिशरी, सरकार ने अगर बहुत ज्यादा अत्याचार कर दिया तो जुडिशरी बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो टेक ओवर भी कर सकती है सरकार को विद इन ए सेकेंड। एक ऑर्डर जारी करेगी, मोदी जी जेल में। कोई मतलब हमारे देश में कौन इंडिपेंडेंट है? जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए देखा होगा आईएएस वाईएएस को तो यूं ही भगा देते हैं वो। अभी आप देखना, आप लोग, मैं कहता हूँ ना, यूट्यूब पे काम कीजिए, देखा करो, लॉ की वीडियो देखो, कोर्ट की वीडियो देखा करो आप लोग। जैसे पटना हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट की ना, इनके कोर्ट के ना वो आते हैं वीडियो, डायरेक्ट केसेस आते हैं, आप देखना। एक बार एक आईएएस ऑफिसर ना शर्ट पैंट में आ गया था, शर्ट पैंट, टी शर्ट नहीं, सिर्फ शर्ट पैंट, वो उसने ब्लेजर नहीं डाला था, जज साहब ने उसको भगा ही दिया। क्या बोला पता है? मिस्टर डीएम, आर यू इन मॉल, ठीक है ना, और उसको भगा दिया कि जाओ कोट पहन के आओ तो आगे बात करेंगे। अगर वकील प्रॉपर गाउन में नहीं होता ना, जो ब्लैक कलर का होता वकीलों का, तो भगा देते, जज बहस नहीं करता। ये डिसिप्लिन का लेवल है। जज का मतलब ज्ञान का भंडार है। अगर गलती से तुम लोगों का सिलेक्शन किसी कोर्ट में हो जाता है, ठीक है ना, तो डिसिप्लिन लाइफ में सीखोगे आप लोग वहां से सही। दो स्टूडेंट लगे ना कोर्ट में, जैसे एक लगा हुआ है 30,000 कोर्ट में, वो कहता सर हम कोई गलती करते हैं ना, जज साहब हमारा नाम लिख लेते हैं डायरी में, जैसे प्रिंसिपल नहीं लिखता ऐसे, और विद मिस्टेक की क्या गलती करी है, नेक्स्ट टाइम फिर टोका जाएगा, है ना। और उसके बाद लिमिट क्रॉस करने के बाद पनिशमेंट भी मिलनी शुरू हो जाती है। पनिशमेंट ऐसा नहीं कि नौकरी से निकाल दिया, मैंने कहा ना, ये बात तो हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, है ना, नौकरी से निकालने वाली भी तो बड़ी औखी बात है ना, किसी की इनकम। और मैंने कहा ना, कोई मुझसे लड़ रहा है वो डिपेंडेंट है नहीं करनी नौकरी। अगर इनका खुद का परिवार हो और परिवार के लोग इन पर डिपेंडेंट हो तो ये ताव खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं आर्टिकल 51 लिख लो आप लोग, अंतरराष्ट्रीय शांति, बस इतना ही लिख लेना, ज्यादा इतना लिख लो, बस इतना, ठीक है। बढ़ावा देना अंतरराष्ट्रीय शांति को, बस इतना आता नहीं है, बट ये ध्यान रखना।
अच्छा और कुछ एक बातें देख लेते हैं, और एक आधी बातें देखो क्या, ये जो डीपीएसपी है गाइस, इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। अच्छा ये कहां से लेके कहां तक है? 36 से लेकर के 51 तक। तो 36 को तो हटा दो, वो सब छोड़ दो। इसमें जो 40 से लेकर के ये वाले जो आर्टिकल है ना, ये वाले पर्टिकुलर, इसको कहा जाता है गांधीवादी आर्टिकल्स, यानी कि ये गांधी की विचारधारा से संबंधित है ना। कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, पशुओं को ना मारना, और शराब ना पीना या शराब को बैन कर देना, ये सारी चीजें गांधीवाद को दिखाती हैं। और ये जो 38-39 और ये सारे दिख रहे हैं, ये सारे के सारे सोशलिस्ट है, यानी कि समाजवाद को दर्शाते हैं। और ये जो है आपके आर्टिकल 44 है, ये सारे के सारे, जैसे आर्टिकल 50 हमने पढ़ा, आर्टिकल 50 में क्या था, वो अंतरराष्ट्रीय शांति वाला। तो ये सब किसको बताते हैं? ये उदारवाद को बताते हैं। उदारवाद मतलब कि लिबरल हो जाना, मतलब रिजिड नेचर ना रखना, ठीक है ना। लिख लो आप इसको, लिखो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला लिख लेना आप लोग, गांधीवाद, समाजवाद और उदारवाद, आइडियोलॉजिकल और लिबरल। कौन से आर्टिकल जो गांधीवाद से कनेक्टेड हैं, कौन से आर्टिकल जो समाजवाद यानी कि सोशलिस्ट से कनेक्टेड है। अच्छा समाजवाद में एक बात बताओ मुझे, आर्टिकल 38 में लिखा क्या भाई, बताना जरा। आर्टिकल 38 पे लिखा क्या है? कुछ लिखा है कि नहीं? कुछ नहीं लिखा है। आर्टिकल 39 पे क्या लिखा है? क्या ये समाजवाद की बात नहीं कर रहा, समाज के लोगों की बात नहीं कर रहा? आर्टिकल 39 स्किप, 38 स्किप करा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन जो लिखा है वो जस्टिस की, सोशल की बात कर रहा होगा, समाज के लोगों की बात कर रहा होगा वो। आगे बढ़ जाए। ये जो आर्टिकल 43 और 47 है गाइस, ये दोनों में ही आते हैं, समाजवाद में भी आते हैं और गांधीवाद में आते हैं। और 48 जो होता है वो उदारवाद और गांधीवाद दोनों में आते हैं। हो गया क्या? बढ़े आगे। चलो आ जाओ, नेक्स्ट किया अगर अब तो लिख लिया हमने। ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, लेकिन क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे, इसको बाद में करेंगे। इसमें पढ़े हुए क्वेश्चंस भी हैं जो आपने पढ़ा था ना, शराबबंदी, या कुछ एक क्वेश्चन टफ भी मिलेंगे आपको। नेक्स्ट हेडिंग लिख लो आप लोग, मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। ये किसके लिए हैं? ये लोगों के लिए हैं।
लोगों के द्वारा इसको फॉलो करना है। उसको फॉलो करना है किसके लिए, जो अपना पीछे पड़ा था सरकार के द्वारा। और ये देखिए, मैंने कहा ना, अच्छा देखो सुनो, सारी बातें पहले सुन लो आप लोग। हमारे देश में ना जब हमारा संविधान लिखा गया था उसमें उसकी कोई चर्चा नहीं थी उस समय। तो आपसे एक पहला ही सवाल बनता है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसकी चर्चा मूल संविधान में नहीं है। मूल संविधान यानी कि ओरिजिनल जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तब, तो किसकी चर्चा नहीं थी, फंडामेंटल ड्यूटीज की। इसको बाद में जोड़ा गया, लेकिन कब जोड़ा गया, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। एक कमेटी बनी थी, उसका नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी। पहले कर चुके हैं क्या हम, तो आइडिया आपको, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी। और ये जो फंडामेंट, ये किसके टाइम पे हुआ था, ये इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। किसके टाइम पे हुआ था ये, हालांकि ये नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी भी किसी पॉलिटिशियन का नाम नहीं पूछा जाता उतना, ठीक है ना, बस ऐसे पूछ लेगा लेकिन कि भारत का पहले राष्ट्रपति कौन है उसमें नाम आ सकता है, ऐसे नहीं आएगा कि ये बिल किसके समय में पास हुआ था। अच्छा, इसमें होता क्या है, जब ये बना तो इसमें 10 फंडामेंटल राइट्स थे, ठीक है। कौन कौन से, ध्यान सुना, ये याद करने की आवश्यकता है, बस आपको माइंड में सेट होना चाहिए। जैसे कि नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करना, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना, यानी कि नेशनल एंथम जहां पे बजे वहां पे खड़े हो जाना, चाहे सिनेमा हॉल में बजे या कहीं और, ठीक है। नेशनल हीरोज की रिस्पेक्ट करना, तो महात्मा गांधी को गाली नहीं देना चाहिए या इस तरह की चीजें, ठीक है। इसके अलावा ब्रदरहुड को, है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्रदरहुड को बढ़ावा देना, ठीक है। इसके अलावा और भी नदियों को पोल्यूट ना करना, इन्वायरमेंट को पोल्यूट ना करना, ठीक है। किसी भी मॉन्यूमेंट को गंदा ना करना, मैंने आपको बताया था। और एक लास्ट, देखो 10 तो थे लेकिन बाद में एक और एक्स्ट्रा जोड़ा गया, वो जो लगे वो एजुकेशन वाला, जो मैंने कहा ना कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन के लिए माँ बाप भेजेंगे, माँ बाप का कर्तव्य है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है इसमें, तो लिख लो आप लोग 42वां। अच्छा, ये कौन से आर्टिकल में, बाय द वे, आर्टिकल 51A में है ये लिख लेना आप लोग, आर्टिकल 51A में है ये, लिख लो आप लोग। मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। ये जो कमेटियां बनती थी ना, ये मैंने बताया ना आपको, ये जैसे सरदार स्वर्ण सिंह है ना, ये या तो हाई कोर्ट के जज रहेंगे या सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे, छोटे मोटे आदमी को नहीं बनाते थे। अच्छा, ये फंडामेंटल जो लिया हुआ हमने, फंडामेंटल राइट्स, ये कहां से लिया हुआ हमने, रूस के संविधान से लिया हुआ है। उसको पहले यूएसएसआर बोला जाता था भाई, सोवियत संघ बोलते थे, अब वो ब्रेक हो गया है, ठीक है। यूक्रेन पहले उसी का पार्ट था, जो अभी लड़ाई चल रही है ना, उसी का पार्ट था। अच्छा, इसको मानने पे कोई दंड का प्रावधान नहीं है, लेकिन हो सकता है कि लोग भावुक होकर के किसी को दंड दे दें। जैसे एक केस पड़ा चेन्नई में ना, थिएटर में एक आदमी जो है, मूवी शुरू होने से पहले बजता है ना नेशनल एंथम, लोग जाते होंगे थिएटर, उनको पता होगा, कोई भी मूवी शुरू होते उससे पहले नेशनल एंथम बजता है, नेशनल सॉन्ग बजता है। एक बंदा खड़ा नहीं हुआ, बाकी बंदों ने उसको मिलकर पीट दिया, सजा वहीं दे दी। बाद में पता चला वो लंगड़ा था बेचारा, खड़ा हो ही नहीं पाता पा सकता था, ठीक है ना, उसको देखना चाहिए था, तो लोगों ने खुद ही जजमेंट दे दिया वहां पे। ये चीज है। पार्ट 4 है, यस, पार्ट 4A भी लिखना भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 51 है, अलग से जोड़ा गया, इसलिए ए सब क्लॉज बना रखा है, ABCD, ठीक है। हमने अपने संविधान में सब कुछ कहीं ना कहीं से लिया ही है। ऐसा क्या है जो हमने बाहर को दिया है, ऐसा कुछ है जो, देखो हमने तो सब कुछ लिया ही, ये भी लिया ही है, पीछे सब कुछ लिया ही था। ऐसा क्या है जो हमने विश्व के संविधान को दिया है। डेमोक्रेसी तो ऑलरेडी थी ना, हमारे से पहले अमेरिका में थी, हमने डेमोक्रेसी भी लिया है, यूएसए से, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, है ना।
हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारी है, वो एक अलग बात है। हमने दिया है शून्यकाल, यानी कि 0 आवर। अब ये क्या चीज है, ध्यान से सुनना आप। ये एक ऐसी चीज है गाइस जो भारत की पार्लियामेंट ने विश्व की पार्लियामेंट को दिया है। क्या चीज है ये? आपको पता है पार्लियामेंट में जो एमपीज आते हैं, जैसे बहस चल रही है, जैसे कल कह दिया उन्होंने कि कास्ट सेंसस की बात तो वो कर रहे हैं जिनको अपनी कास्ट का नहीं पता। सुना होगा ना, राहुल गांधी को बोल दिया था, गलत बोल दिया, ये नहीं बोलना चाहिए था। तो शून्यकाल की बात करते, देखो पार्लियामेंट में जो 12 से 1 का समय होता है ना, 12 नून टू 1 PM का, इसमें पार्लियामेंट में देश में जो करंट टॉपिक हो रहे होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है। ये आज तक किसी पार्लियामेंट में सिस्टम नहीं था। तो जब हमने इसको बनाया, अडॉप्ट किया, तो इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने हमसे इसको कॉपी किया। तो हिस्ट्री में जाओगे तो शून्य की खोज भी भारत में हुई और शून्य काल की खोज भी भारत में हुई है। ठीक है ना, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट की बात करते हैं, आ जाओ। ये मैंने आपको लिखवाई दिया, ये तो भाग 4 का और 51 का। अच्छा, ये हमारे मूल संविधान में नहीं थे, है ना भाई, जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें अवेलेबल नहीं थे। और ये जब इसको बनाया गया तो इनकी संख्या कितनी थी? 10 थी। लेकिन 86वां संशोधन के द्वारा, आई थिंक शायद ये 2002 में हुआ होगा ये, ठीक है ना, एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया। वो कौन सा था हमारा? वो था, ये पीछे लिखा हुआ है मैंने, ये वाला, ठीक है ना, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अभिभावकों को उनकी प्राथमिक शिक्षा देने का कर्तव्य है ना। आप पेरेंट्स का कर्तव्य है कि वो बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन दे, प्राइमरी मतलब 5वीं तक कम से कम। और ये हमने 21A में भी पढ़ा था, और डीपीएस में भी पढ़ा है हम लोगों ने, है ना। वो चीज है 2002 है गाइस यहाँ पे, ठीक है। तो लिख लो आप लोग, ऐसे मत लिखना, स्टेटमेंट मत लिखना, ऐसे लिखना आप लोग, 42वां संविधान संशोधन 1976 में कितने जोड़े गए? 10 राइट्स थे, 10 राइट्स थे, 10 फंडामेंटल राइट्स थे, ठीक है। और 82वां संविधान, 82वां था ना, 86 था, 86 था, 86 अमेंडमेंट के थ्रू 2002 में एक और जोड़ दिया गया। अब टोटल कितने हमारे पास? 11 है। और क्या जोड़ा कि 6 से 14 साल के बच्चों को पेरेंट्स भेजेंगे, गार्जियन का काम है कि वो उनको एजुकेशन लेने के लिए भेजेंगे स्कूल। हमारे टाइम पे नहीं था मिड डे मील। आप में से किसी ने खाया? नहीं खाया है? हमारे टाइम पे नहीं था, बहुत ही अफसोस की बात है। इनका मेन्यू देख के लग रहा है कि यार हमसे अच्छा तो ये स्कूल में खा रहे हैं। और पता क्या था, पूरे पूरे स्कूल में छोटे छोटे बच्चे वैसे ही चंचल से होते हैं, पूरे स्कूल में टिफिन लेके दौड़ रहे हैं, कोई दोने में दौड़ रहा है, पूरे स्कूल में हंगामा बरप रहा है। और टीचर कुछ कहते नहीं है बच्चों को, एकदम फ्री है। एक तो पता ही तुम्हें, शायद एक रूल भी बना पड़ा, ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते आप, पॉस्को एक्ट भी लगा पड़ा है। हमें जब हम स्कूल में गए थे ना, मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे एक एनजीओ भी पढ़ाती है दोपहर में छोटे बच्चों को, 9 से 14 साल के बच्चों को। अगर आपका कोई नोन है तो वो आ सकता है यहाँ पे। बच्चे की एज इतनी होनी चाहिए, फ्री में उनको ना टैबलेट पे कोर्सेज सिखाते हैं, उसका सर्टिफिकेट भी देते हैं। तो उसके लिए हम गए थे स्कूल में। तो बच्चे टीचर से डर ही नहीं रहे, टीचर भी बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। लेकिन जो वहां पे झाड़ू लगा रहा है और जो वहां पे खाना बना रहा है, वो बच्चों को खूब जा रहा है और बच्चे उनसे डर रहे हैं। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट की बात करते हैं। ये तो आपने, ये मैं आपको बता ही चुका हूं, इसको छोड़ दो आप। हाँ, ये मैं बात करता गई, ये लिखना नहीं है कहीं भी। आपसे ना किसी भी एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछा है 10 के 10 मौलिक कर्तव्य बताओ, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या? संविधान का पालन करना, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करना। पता है, ऐसे ऐसे नारे जो राष्ट्रीय, जैसे जय जवान जय किसान, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सच काइंड ऑफ थिंग, ऐसी चीजें, उनसे इंस्पायर्ड होना, ठीक है। अच्छा, एकता और अखंडता को बनाए रखना, सेपरेशन की बात ना करना, भाईचारा वगैरह, देश की रक्षा तथा राष्ट्र की सेवा करना, ठीक है, ये सारे हमारे काम हैं। देश के लोगों को नम्रता तथा भाईचारा बना के रखना, देश में समृद्ध और गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करना, देश की समृद्धि और जो गौरवपूर्ण विशाल हमारी संस्कृति उसको बचा के रखना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना, ऑर्थोडॉक्स सोच ना रखना, नई चीजें रखना, पर्यावरण, वन्य और वन्य जीवों की रक्षा करना,
ठीक है, सार्वजनिक सरकारी संपत्ति की रक्षा करना, व्यक्तिगत और सामूहिक भलाई के लिए तैयार रहना, 6 वर्ष से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन। ठीक है ना, ये सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है आपका, टाइम बचा हुआ है होगा, ठीक है, बताओ इसमें आंसर बताओ इसका, इनमें से कौन सा भारत के मौलिक कर्तव्य है, भारत में मौलिक कर्तव्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल ड्यूटी इन इंडिया। देखो कह रहा है क्या, न्यायपालिका और कार्यपालिका का प्रतिकरण, ये तो है ही नहीं, इसकी तो कोई बात नहीं। देखो पहली बात तो ये कि जो मौलिक कर्तव्य हैं ये आम जनता के लिए हैं, सरकार के लिए तो है नहीं, तो पहला वाला तो है ही नहीं। हमारी मिली जुली संस्कृति और समृद्ध विरासत की संरक्षित करना, उसको महत्वपूर्ण प्रदान करना। ठीक है, ये वाला बी आंसर हो जाएगा सर, सुटेबल ऑप्शन। ठीक है ना, प्रिजर्व द वैल्यू ऑफ रिच हेरिटेज ऑफ आवर कॉम्पोजिट कल्चर। अगला बताओ आप लोग, आगे भी हिंदी में ही क्या खाली। अगला 42वें संविधान संशोधन 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, एक न्यू चैप्टर ऐड हुआ, क्या, फंडामेंटल ड्यूटी है ना। 42वें संविधान संशोधन से क्या ऐड हुआ, फंडामेंटल ड्यूटी। थोड़ा बहुत हिंदी में लिखा हो लेकिन आप समझ जाना। अगला क्या कह रहा है हमारा, ठीक है ना, फिर से वही है, मौलिक कर्तव्य को किससे डिसाइड किया गया, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू, 42वें के थ्रू। अगला क्या, अच्छा इंग्लिश में अलग दे दिया क्या मैंने, ये तो पिछले वाले का ही हिंदी दे दिया मैंने यहाँ पे, कोई बात नहीं। इसका था कौन सी कमेटी थी जिसने ऐड किया था, स्वर्ण सिंह कमेटी थी। ठीक है ना, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, जब कभी बात होगी फंडामेंटल ड्यूटीज की तो कौन से आर्टिकल की बात होगी, 42वें की। ठीक है, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था, बाद में इसको लिया गया, ये बताओ आप। पार्ट 4A में है ना, नहीं डी होगा। पार्ट 4 में किसका जिक्र है, एसपी का। ठीक है, पार्ट 3 में किसका जिक्र है, 3A तो अभी फिलहाल नहीं है, थर्ड में किसका जिक्र है, फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है ना, ये हमने पढ़ा था। पार्ट 2 में किसका जिक्र है, सिटीजनशिप का। और पार्ट 1 में पार्लियामेंट और इन सब का, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स का, राज्यों का गठन। अगला इसका बताओ आप लोग, ये क्या लिखा हुआ है, मौलिक कर्तव्य में किस समिति की सिफारिश पर, वही सेम है ना, सेम सेम। ये यही रिपीट होता, मैं क्या करूं उसमें। ठीक है, कह रहा है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है, चौथे स्थान पर रखा गया है। फोर्थ, जो 4A है ना वही 4th वाला है। 11 है ना, कह रहा है वर्तमान में कितने, तो वर्तमान में तो 10+1 है। पूछता कि मूल संविधान में कितने थे, तो 10 होता, तो फिलहाल इसका आंसर तो सी होगा, बी नहीं होगा। अगला प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो प्राकृतिक पर्यावरण और पर्यावरण का संरक्षण सुधार शामिल हो। ये बेसिकली ये नागरिक का कर्तव्य है, तो फंडामेंटल क्या है, ड्यूटी है। और आपको पता है ड्यूटी किस में होगी हमारी, 51 में होगी। 51A होना चाहिए था लेकिन वहां पे उन्होंने दिया नहीं, तो हम जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे। ठीक है, फिफ्टी वन में है ना, फंडामेंटल ड्यूटी को लिया गया 51A में। अगला कौन सा जो है ना एक्यूरेट, करेक्टली मैच नहीं है, विच इज नॉट शोइंग करेक्ट पेयर। देखो मैंने आपको बताया था, भाग 1 में किसका जिक्र है, पार्लियामेंट का। भाग 1 में पार्लियामेंट का जिक्र है, संसद का जिक्र है।
संसद का जिक्र है। भाग 2 में किसका जिक्र है, हमने पढ़ा था अभी अभी, नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप का। भाग 3 में किसका जिक्र है, फंडामेंटल मूल कर्तव्यों का, फंडामेंटल राइट्स का। और भाग 4 में किसका जिक्र है, डीपीएसपी का, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और 4 क में किसका जिक्र है, तो ये तो गलत लिखा हुआ है ना, ये तो 5 लिखा हुआ है, यही गलत है। बाकी तो सब में भाग 2 में नागरिकता है ही, भाग 3 में मौलिक कर्तव्य है ही, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ही। इसको 4A होना चाहिए था, आर्टिकल 4A होना चाहिए था इसको। अगले पे आते हैं, नेक्स्ट कह रहे हैं कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, सॉरी। क्या रहा है, हाँ हाँ कुछ ऐसा ही है। देखो सुनो, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों को, स्मारकों की रक्षा करना और ये बचाव करना, इनमें क्लोज डिफरेंस है, वैसे इसका बी आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय गान का सम्मान करना ये हमारा काम है, ठीक है। वातावरण के संरक्षण करना ये हमारा काम है, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगला बताओ इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 का वर्णित नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना ये तो है, ठीक है। सभी लोगों को भाईचारा ये भी है। अपने माता पिता गुरुओं का आदर करना, ऐसा तो कुछ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आदर नहीं करना, आदर तो करना है, भले यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है। हाँ थर्ड, ये कह रहा है कि फंडामेंटल जो ड्यूटीज है कब किया गया, तो संविधान निर्माण के समय 26 जनवरी को, है ना। 41st अमेंडमेंट नहीं है, 42nd अमेंडमेंट 1970 ईयर याद रखना आप लोग, ठीक है ना, सरदार सोहन सिंह कमेटी। अगला एक लास्ट क्वेश्चन, देखो हमारे जितने भी मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज है, उसमें छुआछूत यानी कि अनटचेबिलिटी को मिटाने के लिए कोई नहीं बताया गया है। ब्रदरहुड के लिए है बट ये नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें, इतने क्वेश्चन थे। अब ध्यान से सुनना आप लोग आगे का कहानी। हमने जब संविधान शुरू किया था ना लास्ट में, तो मैंने आपको कहा था कि जो हमारा संविधान है ये लगभग 22 भाग में 395 आर्टिकल्स में डिवाइडेड है। आप इसको ऐसा समझो कि एक बिल्डिंग में 22 कमरे हैं और इसमें 395 लोगों को, 395 लोगों को एडजस्ट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक कमरे में एक आदमी तो आएगा नहीं, एक से ज्यादा आदमी रखने पड़ेंगे। तो जो हमने पहला कमरा बनाया था, जिसको हम क्या कह रहे थे, भाग 1 कह रहे थे, वो उसका नाम हमने पार्लियामेंट से रिलेटेड था वो। और उसमें एक आर्टिकल कहां से लेकर कहां तक है, आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक है। फिर हमने भाग 2 यानी कि पार्ट 2 नाम दिया, ये हमारा नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप है, और इसमें 5 से लेकर के 11 आर्टिकल तक है, ठीक है। भाग 3 है, भाग 3 को हमने फंडामेंटल राइट्स कहा था, यानी कि मौलिक कर्तव्य का, मौलिक अधिकार कहा था। ये हमारा 12 से लेकर के 35 तक है। फिर हमने भाग 4 का, भाग 4 को हमने कहा डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये 36 से लेकर के 51 तक है। फिर भाग 4 कहा हमने, भाग 4A या क कह लो आप लोग, ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटी है और ये 51A में मौजूद है। तो आप खुद देखो, सिर्फ 4 पार्ट में हमने 51 आर्टिकल को एडजस्ट कर दिया है। अब ऐसे, अब आगे की बात करते हैं पार्ट 5 की। अब देखो इसके बाद से गए, इसके बाद से शुरू होता है कार्यपालिका। क्या शुरू होता है इसके बाद से, कार्यपालिका। कार्यपालिका को हम लोग एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव बोलते हैं शायद, लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव। अब ध्यान सुना, इसमें ना आर्टिकल भाग 5 आएगा यानी कि पार्ट 5, और आर्टिकल 52 से शुरू हो जाएगा। किसके बारे में, एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होता है पता है आपको, राष्ट्रपति। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में, फिर उसके बाद पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में, फिर प्रधानमंत्री के बारे में। ये बड़ा सीक्वेंस में लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था ना।
कोई भी देश जब बनता है तो सबसे पहले जमीन का निर्धारण होता है। तो जमीन की बात हमने आर्टिकल 1 to 4 में की, जमीन दे दी आपको। अब कहेंगे यहाँ का नागरिक कौन होगा, तो हमने नागरिकता की बात की, तो जमीन भी दे दिया, यहाँ का नागरिक भी घोषित हो गया। नागरिक होने का कुछ फायदा होना चाहिए, वरना आप में और अमेरिका वाले में क्या फर्क रह जाएगा। तो जो यहाँ का नागरिक होगा उसको हमने कुछ नागरिकता के अधिकार भी दिए हैं, तो उसकी बात की हमने थर्ड में। जमीन भी दे दी, नागरिकता भी दे दी, अधिकार भी दे दिए। उसके बाद अब सरकार आपके लिए क्या करेगी, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल्स बनाएगी, तो उसके लिए हमने क्या दिया, डीपी एसपी दिया। इतना कुछ देने के बाद अब सरकार भी चाहेगी कि आप भी कुछ दो, तो हमने आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगा। हमने मांगा पेड़ पौधों गंदा मत करो, राष्ट्रीय गान की इज्जत करो, है ना, राष्ट्रीय ध्वज की इज्जत करो, ब्रदरहुड बना के रखो। तो फंडामेंटल इतना कुछ पास आउट करने के बाद, है ना, इतना कुछ लेने देने के बाद अब काम की बात करते हैं, क्या, जहां से हमारी कार्यपालिका शुरू हो जाती है, यानी कि राष्ट्रपति का रूल शुरू हो जाएगा, फिर प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट। अब जब हम पढ़ेंगे ये एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है ना, मंत्रिमंडल, लोकसभा, राज्यसभा, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, क्या, कंट्रोलर जनरल, सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट। इतना खत्म करने के बाद फिर हम राज्य के बारे में पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। राज्य का हेड कौन होता है, राज्यपाल, गवर्नर। जैसे देश का कौन हेड होता है, प्रेसिडेंट। जो गवर्नर होता है ना, वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे ही काम कर रहा होता है, ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो राज्य में कौन आ जाएगा हेड में, ये गवर्नर आ जाएगा, फिर सीएम वहां का आ जाएगा, वहां का कैबिनेट आ जाएगी। वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। इतना ही रन दो, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसको शुरू करेंगे, ठीक है।